नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विदेश और स्वागत है आप सभी का आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पर्यावरण अध्ययन की 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है भोजन की आवश्यकता और घटक, उसका पार्ट 3 है। यानी इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं और हम इसमें जान रहे थे भोजन के घटक के बारे में। और उसमें पार्ट 1 में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रुक्षांश, जल और खनिज लवण के बारे में बता दिया है। और पार्ट 2 में मैंने विटामिन के बारे में डिटेल में आपको बता दिया है और डिटेल में उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। और अब हम बात करते हैं वसा और जल के बारे में। ये 2 टॉपिक और छूटे हुए थे, तो आज के इस वीडियो में हम वसा और जल के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसा के बारे में। तो पहले ही सवाल ये आता है कि वसा का निर्माण किससे होता है। सो फ्रेंड्स, वसा का निर्माण होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनती है आपकी वसा। यानी कि जो फैट होता है वो किससे बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। फिर हम बात करते हैं वसा हमें गर्म रखने के लिए हमारी त्वचा में संचित हो जाती है। जो वसा होती है, जो फैट होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर की जो त्वचा है उस त्वचा में हमें गर्म रखने के लिए संचित हो जाता है। अब आपने कई बार देखा होगा कुछ आप कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मोटा है, तो क्यों है, क्योंकि उसके जो वसा उसके अंदर है वो उसकी त्वचा में संचित हो गई है। और त्वचा में जब वसा संचित हो जाती है तो उसकी जो त्वचा है वो मोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये जैसे पिक देखिए तो इसमें जो तोंद लटक रही है, इस तोंद के लटकने के पीछे का कारण क्या है, वसा। क्योंकि इस त्वचा में ज़्यादा से ज़्यादा त्वचा जो वसा है वो संचित हो गई, इस वजह से त्वचा इतनी फैल गई है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा वो फैक्ट ये है कि 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरीज होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, 9 कैलोरी होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है और साथ ही 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज ही होती है। लेकिन 1 ग्राम वसा में ध्यान रखिएगा 9 कैलोरीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब एक और क्वेश्चन आता है कि शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फैट इज द एनर्जी बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो फैट है, जो वसा है, इसे शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है, तो वसा को कहा जाता है। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक क्यों कहा जाता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास जितना भी पैसा होता है उस पैसे का एक बड़ा भाग अपने पास आप खर्चा करने के लिए रख लेते हैं और उस पैसे का जो बाकी भाग है वो आप कहाँ, बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक में आप पैसा क्यों रखते हैं, बैंक में आप पैसा इसलिए रखते हैं ताकि जब भी आपका पैसा जो आपने खर्चा करने के लिए रखा है वो समाप्त हो जाए तो आप बैंक जाकर और पैसा निकालें और उसे अपने जीवन कार्य में लगा दें। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, आप आगे का ध्यान में रखकर, फ्यूचर को ध्यान में रखकर कुछ पैसा कहाँ एकत्रित कर रहे हैं, कहाँ संचित कर रहे हैं, आप बैंक में उसे संग्रहित कर रहे हैं, कलेक्ट करके वहाँ पर रख रहे हैं ताकि आपको जब भी उसकी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से उसको निकाल सके। तो ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो जब हमें डायरेक्ट एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मैंने आपको बताया है। तो जब कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलेगी तो हमें बाकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है उसी से हम हमारा शरीर का काम चला लेंगे। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी समाप्त हो जाती है तब जो वसा होती है ये हमें एनर्जी देने का काम स्टार्ट कर देती है। यानी बैंक का उदाहरण समझिए, जब खर्चा करने के लिए जो पैसा था वो ख़त्म हुआ तो हमने क्या किया, बैंक जाकर और पैसा लिया। तो यहाँ क्या हुआ, जब एनर्जी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट से मिलती थी डायरेक्ट एनर्जी वो फिनिश हो गई तो वसा जो फैट है ये हमें एनर्जी देने लगेगा। यानी तब तक जो हमारी वसा है वो उस एनर्जी को संचित करके रखेगी, अपने पास इकट्ठा करके रखेगी। सारी एनर्जी वसा के पास संचित होकर हमारे शरीर में संग्रहित होकर रहेगी त्वचा में। तो इसीलिए तो वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है, क्योंकि बैंक में पैसा रहता है, ऊर्जा बैंक यानी कि इस बैंक में क्या है, एनर्जी है, जो कि एनर्जी कब काम आएगी, जब कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इसका शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं वसा कितने प्रकार की होती है। तो वसा 2 प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसीय अम्ल और एक होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। अब देखिए इसकी क्या क्या खासियत है। तो संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहता है, जैसे नारियल का तेल। आपका जो नारियल का तेल हुआ, बाकी सारे जो तेल हुए, घी, मक्खन, ये सब क्या है, ये वसा है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से भोजन स्वादिष्ट लगता है। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वसीय अम्ल जो है ये तरल रहता है, जैसे नारियल का तेल, इसका उदाहरण ले लीजिए। और असंतृप्त वसीय अम्ल की बात करें तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस रहता है, इसका उदाहरण है मक्खन और घी। ये दोनों वसाएँ हैं। ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या तरल रहता है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस रहता है। अब हम बात करते हैं स्रोत के बारे में। वसा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसमें आता है आपको दूध, अंडा, मछली, मूंगफली, सरसों, तिल, पनीर, अखरोट, बादाम आदि। यानी इन सब से हमें क्या मिलता है,
हमें वसा की प्राप्ति होती है। जैसे भी दूध, अंडा, बादाम, मूंगफली, मछली वगैरह इन सब से हमें क्या मिलता है? वसा प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि बादाम खाने से ताकत आ जाएगी, क्योंकि जब बादाम ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाएंगे तो इससे वसा मिलेगी और वसा क्या करेगी? हमारी त्वचा में संचित हो जाएगी, तो जिससे हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि बादाम खाने से ताकत आ जाती है। अब ये कितना प्रैक्टिकल है वो तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब बात करते हैं हम वसा के कार्य के बारे में, यानी वसा हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती है। तो पहला काम है वो है ऊर्जा उत्पन्न करना। मैंने आपको ऊपर समझा दिया। वसा का क्या कार्य है? ऊर्जा को उत्पन्न करना। कब करना? जब कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दूसरा काम है ऊर्जा का संग्रह करना, यानी जब तक कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा काम कर रही है तब तक ये क्या करती है? अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके रखती है। याद रखिएगा, तब तक क्या करती है? ऊर्जा को संग्रहित करके रखती है। ऊपर अब मैंने आपको बैंक का उदाहरण देके समझा दिया है। फिर बात करें प्रोटीन की बचत होती है। अब देखिए, जब ऊर्जा देने का काम अभी कौन कर रहा है? मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, तो जब ये फिनिश हो जाएगा तब कौन करेगा? तब आपका कौन करेगी? जो फैट है, आपका वसा है, ये काम करने लग जाएगी, तो तब प्रोटीन की तो बचत हो जाएगी ना। तो ये प्रोटीन की बचत करना भी इसका एक काम है। साथ ही शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, इसका एक और काम क्या है? शरीर के कोमल अंग जो है उनकी सुरक्षा करना। हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अंग हैं जो बहुत ज़्यादा कोमल है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है। ठीक है, हल्की सी चोट पर भी वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। तो उन शरीर में जो कोमल अंग है उनकी रक्षा कौन करती है? वसा करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन शरीर के जो अंग है उसकी जो त्वचा है उसके अंदर ये जो वसा है ये संचित हो जाएगी, जिसकी वजह से उन अंगों की क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी। अगला पॉइंट है वो है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, यानी आपको भोजन जो भी स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है, लजीज लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? वो केवल और केवल वसा की वजह से आपको स्वादिष्ट लगता है। और यही तो कारण है कि लोगों को घी, तेल, मक्खन और तला हुआ ये जो भोजन है ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें वसा होती है, इसलिए भोजन अच्छा लगता है। और जिसमें वसा नहीं होती, जैसे आपका सूखी दाल हो, सूखी रोटी हो गई, दाल वगैरह हो गई, है ना, तो ये लोगों को इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि इसमें वसा नहीं होती है, वो सादगी भोजन होता है। और जो तला गला भोजन होता है, जैसे आपका जिसमें घी, मक्खन, तेल आदि ज़्यादा है, तो वसा ज़्यादा है, तो वो भोजन क्या लगता है? लोगों को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगला जो पॉइंट है वो है शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करना। अब हमारे शरीर का तापक्रम जो है वो नियंत्रित कैसे होता है? पसीने के द्वारा हमारे शरीर जो है पसीने को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो नियंत्रित रहता है। और त्वचा में ही तो वसा भी संचित रहती है, तो इसमें भी उसका योगदान रहता है। फिर बात करें लंबी अवधि तक संतुष्टि देता है। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो वसा है ये क्या करती है? हमारे शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करके रखती है, इसीलिए इसको ऊर्जा बैंक कहते हैं। तो ये जो संग्रहित रहती है ये लंबी अवधि तक हमें संतुष्टि देती है। और अंत में आता है वसा में घुलनशील विटामिन KE, की प्राप्ति होती है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो विटामिन पर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो ये ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है, उसमें आते हैं विटामिन B और विटामिन C, यानी जल में घुलकर हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 4 विटामिन ऐसे होते हैं, उसमें आता है आपका विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ठीक है, मैंने केडा करके इनको याद रखा है, तो आप भी ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से। तो विटामिन के ई डी और ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ये हमें तभी प्राप्त होंगे जब ये वसा में घुलेंगे। तो वसा का एक कार्य क्या है कि इन चारों विटामिन को अपने में घोलकर इन्हें हमारे शरीर को प्राप्त करवाना। ठीक है, ये इसका कार्य रहता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जल के बारे में, और ये आखिरी घटक है हमारे भोजन का। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, इन सब के बारे में, खनिज लवण, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो अंत में बात करते हैं हम जल के बारे में। तो जल का जो अणुसूत्र है वो है H2O, और जल किससे बनता है? आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। और जल पृथ्वी पर उपस्थित एक प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है। ये याद रखना, कभी एग्जाम में आता है तो, कि पृथ्वी पर एक उपस्थित प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ कौन है? तो जल एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है। अब एक और फैक्ट ये है कि मानव शरीर में 60 से 70% भाग जल है। हमारे शरीर का 60 से 70% भाग क्या है? जल है। और ऐसे मैं बता दूं कि जो पौधे होते हैं, छोटे पादप होते हैं, इनका 90% भाग जो है वो जल होता है। और मानव शरीर की समस्त क्रियाएं जलीय विलयन से संपन्न हो पाती है, इसीलिए जल ही जीवन कहा गया है। अब हम बोलते तो बड़ा है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, लेकिन क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी का सिस्टम हो, यानी रक्त प्रवाह की क्रिया हो, चाहे पाचन की क्रिया हो या उत्सर्जन की क्रिया हो, ये सब किसकी वजह से हो पाती है? हमें सारे मिनरल्स, विटामिन, ये सब किससे मिलते हैं? क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलकर जल में विलय होकर ये हमारे शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो, और ये सब से सारे विटामिन जब हमें मिलते हैं तो इससे हमारा जीवन चलता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल है तो हमारी सारी क्रियाएं चलेंगी, और सारी क्रियाएं चलेगी तो हम जीवित रहेंगे, यानी हमें जीवन नामक वरदान मिलता रहेगा।
अब बात करते हैं कि स्रोत क्या है, यानी हम जल कहाँ कहाँ से मिलता है हमें। तो ये मिलता है आपको एक तो जल से, जल स्रोतों से जल प्राप्त होता है, और दूसरा फल से, फलों से भी आपको भारी मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। और अब बात करें जल के क्या क्या कार्य हैं, तो इसके दो कार्य हैं। एक तो है पसीने व वाष्प द्वारा शारीरिक ताप नियंत्रण, यानी जो जल होता है हमारे शरीर में जितना भी जल जाता है वो पसीने के थ्रू बाहर आता है और हमारे शरीर का क्या ताप नियंत्रण करता है। और अगला है पाचन, परिवहन व उत्सर्जन में सहायक होता है। जो जल होता है वो हमारे पाचन सिस्टम, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना खाते हैं उसको पचाने में सहयोग करता है। हमारा जो खून बह रहा है उसमें ये खून में मिला रहता है, इस वजह से खून को तरल रखता है और तरल खून को बहाने में मदद करता है। साथ ही उत्सर्जन तंत्र, यानी हमारे शरीर से जितनी भी गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है, उन सब में भी ये मदद करता है। तो ये जल का हमारे शरीर में क्या कार्य है, तो जल का हमारे शरीर में कार्य है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, साथ ही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी सहायक। कई बार क्वेश्चन आता है कि जल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जल की कमी से निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन नामक रोग हो जाता है। और जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो इसको रिहाइड्रेशन करने के लिए आप ORS घोल ले सकते हैं। ORS का फुल फॉर्म भी यही होता है, क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।